यहाँ पर हम देखेंगे पर्यावरण के बारे में सामान्य परिचय हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर हम इंक थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसकी ब्लैक कर देते हैं। पर्या खास परिचय। हमारे उसके अंदर क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण को अंग्रेजी में हम एनवायरनमेंट कहते हैं, और अंग्रेजी का जो शब्द एनवायरनमेंट है वो फ्रांसीसी भाषा के एनवायरन से लिया गया है, जिसका अर्थ चारों ओर से घेरना होता है। तो एनवायरन का मतलब क्या होता है, चारों ओर से यहाँ पर घेरना एनवायरन का मतलब होता है। और मेंट का अर्थ होता है क्रिया। तो यहाँ पर हम कहेंगे एनवायरनमेंट मतलब चारों ओर से घेरने की क्रिया होगी एक तरीके से। तो उसी के आधार पर यहाँ पर बताया गया है कि पर्यावरण से हमारा तात्पर्य है मानव और प्रकृति के बीच अंतर संबंधों से है। इस प्रकार पर्यावरण वह है जिसने हमें चारों ओर से घेरा हुआ है, अथवा हम कह सकते हैं और इसका संबंध है मानवीय क्रियाओं एवं प्रकृति पर उसके प्रभाव से है। पर्यावरण हमारे चारों ओर वह परिवेश है जिसमें जीव एवं निर्जीव निवास करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, बड़े होते हैं, उनका विनाश हो जाता है। पर्यावरण की परिस्थिति उसमें निवास करने वालों के जो जीवन है या उन पर्यावरण में निवास करने वाले जीवों के जीवन को नियंत्रित करती है। अगर पर्यावरण सही तरीके से नहीं रहेगा तो जीव है कोई भी यहाँ पर जीवित नहीं रह पाएगा। तो पर्यावरण की परिभाषा हम देख लेते हैं कि किस किस व्यक्ति ने क्या क्या परिभाषा पर्यावरण की दी है। परिभाषा में सबसे पहले दिया है द इंग्लिश एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1991 के द्वारा परिभाषा दी गई है कि पर्यावरण जो है वो क्या है, वायु, जल तथा भूमि में से सभी या किसी एक तत्व से गठित है। वायु वह माध्यम है जो भवनों में एवं अन्य प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित संरचनाओं में भूतल से ऊपर अथवा नीचे विद्यमान है। दूसरा यहाँ पर मैरियर बेविस्टर ने क्या दी है पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण वे परिस्थितियां हैं जो किसी मनुष्य या वस्तु को चारों ओर से घेरे रहती है और उनकी वृद्धि, स्वास्थ्य और प्रगति को प्रभावित करती है। तीसरा यहाँ पर ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अंदर पर्यावरण की क्या परिभाषा दी गई है कि पर्यावरण को उस प्राकृतिक परिस्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें लोग, पशु और पौधे रहते हैं। फिर यूनिवर्सिटी इनक्लाइव जो है इंसाइक्लोपीडिया ने क्या परिभाषा दी है यहाँ पर। इंसाइक्लोपीडिया ने यहाँ पर परिभाषा दी है कि पर्यावरण को उन परिस्थितियों या फिर अभिकरणों एवं प्रभावों के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी जीव, प्रजाति अथवा जाति के विकास, वृद्धि और जीवन एवं मृत्यु को प्रभावित करते हैं। फिर डिक्लेरेशन ऑफ द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर पर्यावरण की क्या परिभाषा दी गई है कि पर्यावरण वायु, भूमि और जल का मिश्रण है जो विशेष रूप से प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरीके से अलग अलग परिभाषा हमें मिलती है। पर्यावरण में यहाँ पर समस्याओं को हल करने की दृष्टि से हम बात करें और पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण की और परिभाषा क्या दी है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अंदर पर्यावरण की क्या परिभाषा दी गई है। पर्यावरण को उन सभी बाहरी प्रभावों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो किसी जीव पर क्रिया करते हैं। ये किसी व्यक्ति के चारों ओर से घेरने वाले भौतिक एवं जैविक प्राकृतिक शक्तियां हैं। अब पर्यावरण के घटक की बात करते हैं। पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। पर्यावरण के घटक, तो पर्यावरण के घटक में हम बात करें, पर्यावरण पृथ्वी पर जीवन का पोषण करने के लिए सभी वस्तुएं उपलब्ध कराता है। इसके कई प्रकार के घटक हैं जिनमें वायु है, जल है, भूमि है, भोजन है, आश्रय है।
अतः पर्यावरण के 4 घटक माने जाते हैं: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। ये चट्टानें जल, वायु तथा जीवन से संबंधित हैं। जैसे हम बात करें, सबसे पहले पर्यावरण के घटक हैं। पहला घटक आता है यहाँ पर स्थल मंडल। स्थल मंडल में क्या होता है? जैसे यहाँ पर लीथोस, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है लीथोस, तो लिथोस्फीयर बोलते हैं हम किसको? स्थल मंडल को। तो लिथोस ग्रीक भाषा का शब्द है जो चट्टानों के लिए प्रयोग होता है। और स्फीयर का अर्थ होता है कोई प्रदेश या क्षेत्र। जो चट्टानों का इस तरीके से क्षेत्र हो गया तो लिथोस्फीयर हो गया। जहाँ पर चट्टानें अथवा चट्टानें जैसी संरचना पाई जाती है वो क्षेत्र हो जाएगा स्फीयर। तो हम कह सकते हैं यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है जिसे भू प्रॉपर्टी या फिर भूपृष्ठ कहते हैं। और भू प्रॉपर्टी के नीचे मेंटल है जो पृथ्वी के क्रोड तक फैला हुआ है। और भू प्रॉपर्टी विभिन्न प्रकार के खनिजों और रासायनिक यौगिकों से निर्मित है। भू प्रॉपर्टी की गहराई पृथ्वी के आंतरिक भाग में 100 किलोमीटर तक है। और भू प्रॉपर्टी महासागर में भी पाई जाती है और यह महासागरीय नितल के नीचे होती है। उसे हम कहते हैं महासागरीय भू प्रॉपर्टी। तो स्थलीय भाग पर पाई जाने वाली भू प्रॉपर्टी को हम महाद्वीपीय भू प्रॉपर्टी कहते हैं। और जो महासागर के नीचे के भाग में पाई जाती है उसको हम महासागरीय भू प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पर भू प्रॉपर्टी है उसमें विवर्तनीय प्लेटें पाई जाती हैं और पृथ्वी के महाद्वीपों को सामान्यतः 10 मुख्य प्लेटों में बांटा गया है। फिर बात करते हैं हम दूसरे नंबर की जलमंडल की। जल मंडल, जलमंडल में क्या बताया गया है? तो जलमंडल की बात करें हम, जलमंडल, तो जलमंडल के अंदर ये हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं जलमंडल को। हाइड्रो ग्रीक भाषा का शब्द है जो जल से संबंधित है और पृथ्वी पर पाए जाने वाले जलीय भाग का प्रतीक है। तो जलमंडल में क्या आ जाते हैं हमारे? महासागर, सागर, झील, तालाब, नदियां, सरिताएं आदि हैं जलमंडल में आ जाते हैं। जलमंडल भूतल के 71% भाग पर फैला हुआ है और अनेक पौधे एवं जीवों को ये आश्रय प्रदान करता है। यानी अनेक पौधे एवं जीवों का ये आश्रय स्थल है। पृथ्वी का 97.5% जल है वो लवणीय है और महासागरों में मिलता है। ताज़ा जल केवल 2.5% है और इसका 30.8% भौम जल के रूप में है और 68.9% है वो हिम नदों के रूप में है। केवल 6.3% नदियों, जलाशय और झीलों में पाया जाता है और यह जल मानव द्वारा आसानी से प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में हम बात करें तीसरे नंबर की, वो है हमारे पास में वायुमंडल। वायुमंडल में बात करें, ग्रीक भाषा का शब्द है एटोस, यानी एटमॉस्फेयर को हम वायुमंडल बोलते हैं। तो ग्रीक भाषा का जो शब्द है एटोस, एटोस शब्द में वाष्प और गैसों का स्रोत होता है एटोस। और वायुमंडल गैसों का वह आवरण है जिसने पृथ्वी को चारों ओर से घेरा हुआ है। सौरमंडल के सभी ग्रहों में पृथ्वी का वायुमंडल है वो अद्वितीय है क्योंकि यह पृथ्वी पर जीवन को पोषण प्रदान करता है। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का अभिन्न अंग बन गया है। वायुमंडल में सूर्य से आने वाली किरणों के नीचे भाग को अन्य भागों की अपेक्षा अधिक परावर्तित करती है। तो वायुमंडल है, सूर्य से आने वाली किरणों को नीचे का भाग है, नीचे के भागों को वो अन्य भागों की अपेक्षा अधिक परावर्तित करती है, जिससे पृथ्वी अंतरिक्ष से क्या दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। वायुमंडल में उपस्थित गैसों की बात करें तो वायुमंडल में जो उपस्थित गैसें हैं जैसे नाइट्रोजन है वो है 78.08%, ऑक्सीजन है वो है वायुमंडल में 29.95%, आर्गन की बात करें तो आर्गन है वायुमंडल में 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में 0.04%, 0.03% भी होती है कई बुकों में। अति अल्प मात्रा में यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, मेथेन, क्रिप्टन, जेनॉन आदि हैं। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा परिवर्तनशील है। वायुमंडल के निचले भाग में धूल के कण होते हैं जिनकी मात्रा समय एवं स्थान के अनुसार बदलती रहती है।
फिर वायुमंडल का यहाँ पर स्तरीकरण किया गया है। स्तरीकरण मतलब वायुमंडल को यहाँ पर बांटा गया है। अब वायुमंडल का जो स्तरीकरण किया गया है वो किस तरीके से किया गया है। वायुमंडल स्तरों के रूप में पाया जाता है। भूतल में निकट वायुमंडल की सबसे निचली परत को यहाँ पर हम कहते हैं क्षोभ मंडल। तो यहाँ पर वायुमंडल का हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया क्षोभ मंडल। तो सबसे नीचे की परत होगी यहाँ पर क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद में हम बात करते हैं, यह भूमध्य रेखा से 16 किलोमीटर और ध्रुवों पर 7 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये रहता है। तो यहाँ पर भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर तक रहेगा, ध्रुवों पर 7 किलोमीटर की ऊंचाई तक रहेगा। इसके ऊपर अगर बात करें, जैसे क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा आता है, क्षोभ मंडल के ऊपर आ जाता है समताप मंडल। समताप मंडल जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं, और यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। इसमें ओजोन परत भी है समताप मंडल के अंदर। और इसके ऊपर है, समताप मंडल के ऊपर, वो है मध्य मंडल। मध्य मंडल, और मध्य मंडल है वो 85 किलोमीटर तक है। जैसे समताप मंडल है 50 किलोमीटर तक है, मध्य मंडल है 85 किलोमीटर तक है। और जब उल्काएं वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वे इस परत में जल जाती हैं, यानी कि मध्य मंडल में जल जाती हैं। और मध्य मंडल के ऊपर है यहाँ पर, वो है तापमंडल। और तापमंडल फैला हुआ है 690 किलोमीटर तक 85 से। और इसमें विद्युत आवेश युक्त कण होते हैं जिन्हें हम आयंस कहते हैं। अतः इस परत को हम आयन मंडल भी कहते हैं, यानी कि समताप मंडल को हम क्या कहते हैं, आयनन मंडल भी कहते हैं। आयनीकृत धूलकण अंतःब्राह्म पर चादर के समान प्रकाश यहाँ पर फैलाते हैं, जिसे उत्तरी गोलार्ध से यहाँ पर एरोरा वेरिलिस और दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर एरोरा ऑस्ट्रेलियन कहते हैं। और 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर करमन नाम की एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जो बाहरी अंतरिक्ष को अलग करती है, यानी कि 690 से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा बाहरी मंडल है, और इसके ऊपर पृथ्वी का चुंबकीय मंडल है। तो समताप मंडल के बाद में कौन सा आ जाता है, 10,000 किलोमीटर तक बाहरी मंडल आ जाता है, बाहरी मंडल। और बाहरी मंडल के बाद में पृथ्वी का आ जाता है चुंबकीय मंडल। चुंबकीय मंडल 10,000 किलोमीटर से ऊपर, यानी उसको मैग्नेटोस्फीयर, यानी मैग्नेटोस्फीयर भी उसको कहते हैं। अब बात करते हैं, चौथा मंडल आता है हमारा पृथ्वी का, वो है जैव मंडल, जिसको हम वायोस्फीयर बोलते हैं। जैव मंडल, तो जैव मंडल वायोस्फीयर बोला जाता है। वायु ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जीवन। और जीव मंडल में पृथ्वी के समस्त प्रदेश यहाँ पर सम्मिलित हैं जहाँ पर जीवन पाया जाता है। जीवन को आश्रय देने वाले पारिस्थितिकी तंत्र जैसे कि मृदा है, जल है, भूमि भी हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के भूवैज्ञानिक एडवर्ड स्विस ने यहाँ पर इस शब्दावली को गढ़ा है। इसे पृथ्वी पर जीवन को पोषित करने वाले प्रदेशों के रूप में परिभाषित किया जाता है। जीव मंडल का अर्थ समस्त जीवन से है, जिसमें जैव पिंड भी सम्मिलित हैं, और यह ध्रुवीय हिमाच्छादित प्रदेशों में भूमध्य रेखा तक विस्तृत है। प्रत्येक प्रदेश में वहाँ पर प्राकृतिक परिस्थितियों के अनुरूप जीव रहते हैं, और पृथ्वी के सभी जीव तत्व, यानी पृथ्वी के सभी जैव तत्व हैं जीवित या फिर मृतक, जीव मंडल के अंग हैं। पृथ्वी के जीव सौर ऊर्जा और पृथ्वी के आंतरिक भाग से प्राप्त होने वाली ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। फिर बात करते हैं हम, पर्यावरणीय अध्ययन का क्षेत्र क्या है। तो नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर पर्यावरणीय अध्ययन का क्षेत्र। पर्यावरणीय अध्ययन का क्षेत्र हम देखते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन का क्षेत्र, तो यहाँ पर क्या है, अध्ययन की बात करते हैं।
पर्यावरणीय अध्ययन का क्षेत्र। जैसे पर्यावरण विज्ञान का कार्य क्षेत्र बड़ा विस्तृत है और यहाँ कई अन्य विषयों से संबंधित है। यह अपनी पाठ्य सामग्री अनेक विषयों से प्राप्त करता है, जिसमें भूगोल आ जाता है, भू विज्ञान आ जाता है, जीव विज्ञान आ जाता है, रसायन विज्ञान आ जाता है, भौतिक विज्ञान आ जाता है, वनस्पति विज्ञान आ जाता है, पशु विज्ञान आ जाता है, जनन विज्ञान आ जाता है, समाज शास्त्र आ जाता है, ग्रामीण विकास आ जाता है, नगरीय परियोजना आ जाता है, नीति विकास, राजनीति, सांस्कृतिक अध्ययन, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, कानून, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और दर्शन शास्त्र प्रमुख है। यह वह विज्ञान है जो वर्तमान समय में हमारी पृथ्वी पर सबसे बड़ी समस्या से संबंधित है। तो पर्यावरण के मुद्दे की बात करते हैं। पर्यावरणीय मुद्दे कौन कौन से हैं? पर्यावरणीय मुद्दे, तो पर्यावरणीय मुद्दे में आ जाता है पहला नंबर का जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट। जैसे सन 1750 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या है यहाँ पर 79.1 करोड़ थी और यह औद्योगिकरण यानी औद्योगिक क्रांति से पहले का समय था। और 1760 में हुई औद्योगिक क्रांति में भाप के इंजन, पावर लूम, विभिन्न प्रकार की अन्य मशीनों के आविष्कार से मूलभूत यहाँ पर परिवर्तन हुए हैं। इस समय विश्व की जनसंख्या लगभग 7.6 अरब है, जो अनुमान से 2050 में विश्व की जनसंख्या 11 अरब हो जाएगी। इतनी अधिक जनसंख्या से हमारे पर्यावरण पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है। लोगों को भोजन, वस्त्र, आश्रय प्रदान करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का बड़ी तेजी से कमी हो रही है। अतः यदि हम कहें कि निकट भविष्य में हमें जीवन पद्धति में भारी परिवर्तन करने पड़ेंगे, तो यह न्यूनोक्ति है। वर्तमान जीवन पद्धति बहुत ही अपोषणीय और भविष्य में शुद्ध जल, शुद्ध वायु, शुद्ध भूमि के लिए विभिन्न देशों के बीच तनाव और संघर्ष का कारण बनेगी। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होने से मृत्यु दर कम हुई और जीवन अवधि में वृद्धि हुई है। उच्च प्रजनन दर, परिवार नियोजन की कमी और निम्न शिक्षा स्तर के कारण गरीब और पिछड़े देशों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को नियंत्रित करना लगभग असंभव है। अधिक जनसंख्या से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं, जैसे कि निवास का विनाश, भूमि का न्यूनीकरण, संसाधनों की कमी, ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए जैव ईंधनों का अधिकाधिक उपयोग, तीव्र नगरीकरण। अधिक जनसंख्या से भूमि की मांग बढ़ी है और मनुष्य वन क्षेत्रों का विनाश करने के लिए विवश है। वनों को साफ करके कृषि भूमि प्राप्त की जाती है और कुछ वन क्षेत्रों में खनन का कार्य शुरू किया गया है। इससे जीवों के निवास का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव यहाँ पर पड़ा है। फिर हम बात करें कि पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने की दृष्टि से भारत का प्रयास है संतोषजनक नहीं है। भारत में अधिक जनसंख्या एक गंभीर समस्या है और भारत अपने नागरिकों को पर्यावरणीय समस्या से बचाने में काफ़ी हद तक असफल रहा है। फिर बात करते हैं प्रदूषण में वृद्धि। ये पर्यावरणीय मुद्दा है, प्रदूषण में वृद्धि हो रही है वो। प्रदूषण में वृद्धि। जैसे प्रदूषण की समस्या की जड़ें जनसंख्या की समस्या में समाविष्ट हैं। मनुष्य जाति बड़े पैमाने पर कचरा पैदा करती है और इसके निपटान के लिए बहुत कम स्थान यहाँ पर बचा है। भराऊ जमीन पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से भरे जा रहे हैं। कचरे को जलाने से प्रदूषण और भी यहाँ पर अधिक हो गया है। जनसंख्या और प्रदूषण तीव्र गति से बढ़ रहे हैं और प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे मृत्यु दर बढ़ेगी और संभावितः पर्यावरण में असंतुलन पैदा होगा। समाज को प्रदूषण कम करने के लिए ठोस कदम यहाँ पर उठाने पड़ेंगे। एक विचारधारा यह है कि कचरे को अंतरिक्ष में फेंका जा सकता है। कुछ वैज्ञानिक इसे महंगी प्रक्रिया बताते हैं, परंतु कुछ वैज्ञानिक इसे तर्कसंगत मानते हैं। उनका विचार है कि अंतरिक्ष अनंत है, जबकि पृथ्वी यहाँ पर सीमित है। अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा इस कचरे को जला देगी और पृथ्वी साफ हो जाएगी।
लेकिन अंतरिक्ष में काफी मात्रा में प्रौद्योगिकी कचरा पहले से भरा पड़ा है। इसमें पुराने उपग्रह, वायुयान, निष्क्रिय रॉकेट सम्मिलित हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। फिर बात करें हम वायु की। इसकी बात करते हैं वायु की। वायु जैसे चीन के बाद भारत वायु में सबसे अधिक प्रदूषकों का उत्सर्जन करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व के 15 में से 14 अति प्रदूषित नगर भारत में है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज के अनुसार भारत में वायु प्रदूषण मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव वृद्धों, शिशुओं, बेघरों और समाज के गरीब वर्ग के लोगों पर पड़ता है। घरों में लकड़ी और कोयला जलाने से हाइड्रोकार्बन के साथ साथ CO2 और CO भी पैदा होता है। और यहाँ पर वायु प्रदूषण से फेफड़ों की बीमारियां, कैंसर, अजन्मे शिशुओं की यहाँ पर प्रसवपूर्ण मृत्यु और जन्म के समय शिशुओं का कम भार आदि वायु प्रदूषण से पैदा होने वाली आम समस्याएं हैं। तेल परिष्करणशालाओं, रासायनिक उद्योगों, कागज एवं रंग रोगन उद्योगों के द्वारा होने वाला वायु प्रदूषण से परिस्थिति एवं मानव रचित समस्याओं को काफी क्षति होती है। औद्योगिक प्रदूषण से मृत्यु दर एवं रुग्णता में वृद्धि होने से करोड़ों की यहाँ पर हानि होती है। सड़कों पर भीड़-भाड़ बढ़ने से वाहनों द्वारा प्रदूषण बढ़ता है, जिससे सांस से संबंधित कई रोग पैदा हो जाते हैं। अधिकांश नगरों में वाहन 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं, जिससे वायु का प्रदूषण बढ़ता है। भारत के कुछ ही नगरों में कम सल्फर वाला डीजल उपलब्ध कराया जाता है। देश के अधिकांश भागों में अधिक सल्फर वाला डीजल प्रयोग होता है, जिससे बसें और ट्रक। तो यहाँ पर जैसे क्या होता है, हम बात करते हैं यहाँ पर वायु की। जैसे वायु की वजह से क्या होगा, यहाँ पर बस हैं, ट्रक हैं, इनमें सल्फर और नाइट्रिक ऑक्साइड जैसे प्रदूषणकारी तत्व हैं, ये वायु में छोड़ते हैं। और भारतीय डीजल में भार के अनुसार 0.5% सल्फर होता है, जो यूरोपीय डीजल की तुलना में, यानी यूरोपीय डीजल में जो सल्फर होता है वो होता है 0.001%। इसकी तुलना में भारतीय जो डीजल है उसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत में जो PM है, यानी कि पार्टिकुलेट जो मैटर है PM, काफ़ी उच्च स्तर पर है। अम्ल वर्षा से, यानी कि एसिड जो रेन होती है, अम्ल वर्षा ने 1950 और 1960 के दशकों में आज के विकसित देशों को प्रभावित किया था। चिंता का विषय यह है कि इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ सकता है। अम्ल वर्षा से जैव विविधता को अपूरणीय क्षति पहुंचती है और मृदा की उर्वरक शक्ति यहाँ पर कम हो जाती है। प्राकृतिक रूप से धूल के कण क्षारीय होते हैं और सल्फर के प्रभाव को कम कर देते हैं। इससे अम्ल वर्षा नहीं होती है। फिर हम बात करें यहाँ पर भूमि की। जैसे पर्यावरण का मुद्दा यहाँ पर भूमि भी है। जैसे भारत की बात करें, भारत में विश्व की कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग है यहाँ पर है, और यहाँ पर विश्व की जो 17.5% जनसंख्या है निवास करती है। व्यापक रूप से फैली गरीबी और मानवीय बस्तियों में भारी भीड़-भाड़ से प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। भूमि का यहाँ पर निम्नीकरण होता है। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। फिर बात करते हैं हम जल की। जैसे जल पर क्या प्रभाव पड़ता है। जल प्रदूषण मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: ताजे जल का प्रदूषण, समुद्री जल का प्रदूषण और भौम जल का प्रदूषण। अधिकांश नदियों का जल है प्रदूषित है। नदियों के जल में नगरों का मल जल और उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थ प्रवेश करते हैं और जल का प्रदूषण करते हैं। नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत दूषित जल को साफ करने वाले संयंत्रों की क्षमता बहुत कम है। बहुत सा दूषित जल नदियों में बहा दिया जाता है। महासागरों और सागरों में बड़ी मात्रा में प्रदूषण फैलाने वाले तत्व पाए जाते हैं। तटीय भागों में मानवीय बस्तियां प्रदूषणकारी तत्वों को समुद्र में फेंक देती हैं। तेल वाहक जहाजों और समुद्र तल के नीचे तेल के कूपों से भारी मात्रा में तेल समुद्री जल में मिलकर के उसका प्रदूषण करते हैं।
समुद्री जल के प्रदूषण से सागरों एवं महासागरों का जो पारिस्थितिकीय संतुलन है बिगड़ गया है, जिससे जलीय जैव विविधता और जलीय जीवों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। भौम जल का प्रदूषण मुख्यतः कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के प्रयोग से होता है। जब इन रसायनों का प्रयोग खेतों में किया जाता है तो कुछ हवा में उड़ जाता है, कुछ मिट्टी में मिल जाता है और कुछ सिंचाई के जल के साथ भूमि में प्रवेश करके भौम जल का प्रदूषण करता है। उपरोक्त प्रदूषकों के अतिरिक्त प्रौद्योगिकी के विकास और जीवन शैली में परिवर्तन, नगरीकरण, औद्योगिकरण आदि से नए जो प्रदूषक यहाँ पर पैदा होते हैं, जिन्होंने मानव जीवन सहित पर्यावरण के लगभग सभी तत्वों को यहाँ पर प्रभावित किया है। इन प्रदूषकों में तापीय प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, जैवीय रासायनिक प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण और दृष्टि प्रदूषण आदि प्रमुख हैं। अब बात करते हैं हम किसकी? वन उन्मूलन की। तो ये तो हमारे हो गए प्रदूषण में वृद्धि। यानी प्रदूषण में कौन कौन सी वृद्धि है? प्रदूषण हमारा वायु का भी हो रहा है, भूमि का भी हो रहा है और जल का भी हो रहा है प्रदूषण। अब बात करते हैं, तीसरा पॉइंट आता है पर्यावरण का मुद्दे का, वो है वन उन्मूलन। यानी वनोन्मूलन। वनोन्मूलन क्या है? डिफोरेस्टेशन जिसको बोलते हैं वनोन्मूलन। वन किसी प्रदेश के फेफड़ों का काम करते हैं और कार्बन को बड़ी मात्रा में सोखते हैं। अतः वनोन्मूलन से भूमंडलीय ऊष्मीकरण में वृद्धि होती है। औद्योगिकरण से पहले उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भूतल के 14% भाग पर होते हैं। अब ये वन केवल 6% भाग पर ही पाए जाते हैं। 2050 तक ये न्यूनतम सीमा तक पहुंच जाएंगे और विश्व में 80% वनोन्मूलन कृषि विकास के कारण हुआ है। इमारती लकड़ी, ईंधन की लकड़ी से क्रमशः 14% और 14-4%, यानी इमारती लकड़ी की वजह से 14% और ईंधन की लकड़ी के लिए 4% वनोन्मूलन हुआ है। भूमि उपयोग में किए गए इन परिवर्तनों से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। वनोन्मूलन से कार्बन चक्र, जलीय चक्र जैसे कई जैव रासायनिक चक्रों में विकार आ गया है। वनोन्मूलन से मृदा अपरदन होता है और भूस्खलन जैसी घटनाएं घटती हैं। जीवों के आश्रय क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जिससे बहुत से जीव हैं कम हो जाते हैं और कई यहाँ पर लुप्त हो जाते हैं। वॉन जो कि जर्मनी के हैं, उनमें आयोजित यानी कन्वेंशन इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अनुसार क्या हुआ था? वॉन जर्मनी के अंदर आयोजित किया गया था कन्वेंशन इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसके अनुसार वनोन्मूलन ने सन 2050 तक विश्व की जीडीपी में 7% की कमी हो जाएगी। अति चराई, अति शोषण, अतिक्रमण, अपोषणीय प्रक्रियाएं, वन अग्नि और विकास के कार्यक्रमों से वनों का तेजी से विनाश हो रहा है। लकड़ी और अन्य उत्पादों की बढ़ती हुई मांग और यहाँ पर वनों के पुनरुत्पादन की गति से कहीं अधिक यहाँ पर हो रहा है। यानी वन बन नहीं रहे हैं और वनों का विकास यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वनों की मांग बढ़ रही है, वन के जो उत्पादन उनकी मांग बढ़ रही है, लकड़ी की मांग बढ़ रही है, लेकिन वनों का यहाँ पर वापस से उत्पादन नहीं हो रहा है। वन क्षेत्र को आय क्षेत्रों में परिवर्तित करने की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। वनों की गुणवत्ता में कमी हो रहा है। पशुओं के द्वारा चराई से वनों की कमी उनकी पुनरुत्पादन गति से कहीं अधिक है। मैंग्रोव में भी कमी आ रही है। मैंग्रोव क्या करते हैं? जैसे कि बाढ़ आती है, वहां पर ये मैंग्रोव बाढ़ की स्पीड को कम करते हैं, बाढ़ को रोकने का काम करते हैं। समुद्र में छोटे छोटे मैंग्रोव पाए जाते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं हमारे पास में। फिर चौथा यहाँ पर पॉइंट आ जाता है पर्यावरणीय मुद्दों में, वो है जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन। पूरे विश्व में हर वर्ष मौसम परिवर्तित हो रहा है। जलवायु वेता हर वर्ष मौसम से संबंधित आपदाओं का आकलन करते हैं। जलवायु परिवर्तन एक उभरती हुई आपदा है जिससे पूरी मानव जाति और परिस्थिति को खतरा पैदा हो गया है। जलवायु संबंधी आपदाएं अल्प अवधि की हो सकती हैं, जैसे चक्रवात, बाढ़, सूखा। लंबी अवधि की हो सकती हैं, जैसे समुद्र तल का ऊंचा उठना। ये क्या हो गया? लंबी अवधि की जलवायु परिवर्तन हो गया। लेकिन ये आपदा है, अगर समुद्र जल का स्तर ही ऊपर उठ जाता है तो वो बड़ी आपदा हो जाती है। जैसे इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी आईपीसीसी। आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंट यानी विभिन्न देशों की गवर्नमेंट क्या करती है?
पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 5th असेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार कुछ निष्कर्ष यहाँ पर बताए गए हैं। पहला निष्कर्ष है कि 1850 से लेकर अब तक सभी दशक पहले वाले दशक से अधिक गर्म रहे हैं। दूसरा, 1971 तथा 2010 के बीच समुद्र जल को गर्म करने से में सौर ऊर्जा का 90% संचय हुआ है, समुद्र जल को गर्म करने में। और तीसरा, यहाँ पर पिछले 2 दशकों में ग्रीनलैंड और अटलांटिका हिम चादरों का आकार यहाँ पर घटा है, यानी कि हिम पिघल रहे हैं। पिछली शताब्दी में समुद्र जल काफी ऊंचा हो गया है। 2000 से 2010 तक मानव जनित ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन सबसे अधिक हुआ है और जनसंख्या में वृद्धि और औद्योगिकरण से जैव ईंधनों के प्रयोग में वृद्धि हुई है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है। वर्षण में परिवर्तनशीलता अथवा बर्फ के पिघलने से जलीय चक्र यहाँ पर प्रभावित होता है, जिससे जल की मात्रा और गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। जलीय जीवों ने अपने आश्रय बदल लिए हैं और कृषि उत्पादन में यहाँ पर कमी आई है। 1950 के बाद मौसम एवं जलवायु संबंधी विषय घटनाओं में वृद्धि हुई है। इनमें अति ग्रीष्म अवधि, सूखा, बाढ़, चक्रवात और वनाग्नि जैसी घटनाएं प्रमुख हैं। हिमानियों के पिघलने से समुद्र तल है ऊंचा हो रहा है और छोटे द्वीपीय जो देश हैं उनके लिए गंभीर पैदा हो गया है, क्योंकि हिम अगर पिघलेगा तो छोटे देश हैं जो द्वीपों के पास में समुद्र के अंदर टापू हैं छोटे छोटे, वो डूबने स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले मालदीव और यहाँ पर क्रीवांती के समुद्र में डूब जाने का खतरा है। वेनिस और अमस्टर्डस और मियामी आदि नगरों को भी इसी प्रकार का खतरा है। समुद्र तल के ऊंचा होने से भारत को भी काफी क्षति पहुंच सकती है। कन्याकुमारी और काकीनाडा से कच्छ तक समुद्री लहरों से बहुत से तटीय भाग का अपरदन कर दिया है। कई भाग समुद्र में डूब गए हैं। समुद्र तल के 1 मीटर ऊपर उठ जाने से चेन्नई, मुंबई और कोलकाता जैसे नगरों में बहुत से भागों पर प्रतिकूल प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा और लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र समुद्र तल में डूब जाएगा। बांग्लादेश के बड़े भाग के डूब जाने की आशंका है। इससे बड़ी संख्या में बांग्लादेशी शरणार्थी भारत में प्रवेश करेंगे और हमारे संसाधनों पर अतिरिक्त भार डालेंगे। बांग्लादेश से यहाँ पर भारत में प्रवेश करने वाले शरणार्थियों की समस्या पहले ही गंभीर रूप यहाँ पर धारण कर चुकी है। फिर पांचवा यहाँ पर पर्यावरण का मुद्दा आता है, वो है हमारा जन स्वास्थ्य। जन स्वास्थ्य, तो जन स्वास्थ्य की बात करें, आने वाले दशकों में जलवायु परिवर्तन से जन स्वास्थ्य पर काफी गहरा प्रभाव पड़ेगा। कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं अगर हम देखें, जैसे कि विक्रेटर रोगों का फैलना, चक्रवात, बाढ़, सूखा आदि से स्वास्थ्य की हानि, अधिक ग्रीष्म अवधि से लोगों की मृत्यु, फेफड़ों की बीमारियां, दूषित जल के सेवन से विभिन्न प्रकार के रोग, जैसे कि यूएसए में सेल तेल जैसे ऊर्जा के नए स्रोतों की खोज से साधारण के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। फिर छठा प्रभाव है यहाँ पर जल एवं सैनिटेशन की स्थिति, ये भी पर्यावरण का प्रभाव है। जल एवं सैनिटेशन की स्थिति, सैनिटेशन की स्थिति क्या है? जल एवं सैनिटेशन की स्थिति, पेयजल जो है वो क्या है? पेयजल और सैनिटेशन मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं हैं। जनसाधारण को पेयजल और सैनिटेशन उपलब्ध कराना अति आवश्यक है। बहुत से देशों में इस संबंध पर काफी कार्य यहाँ पर करने का प्रयास किया गया है, परंतु अभी तक पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई है। भारत में धरातलीय तथा भौम जल काफी हद तक प्रदूषित हो चुके हैं और यह प्रदूषित जल पीने के लिए उपयोगी नहीं है। इसके सेवन से अनेक रोग फैलते हैं। भारत से केवल 70% नगरीय और 30% ग्रामीण इलाकों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध है। सैनिटेशन की उचित व्यवस्था न होने के कारण भी जल का प्रदूषण होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 70% ग्रामीण और 90% नगरीय घरों में शौचालय यहाँ पर नहीं है। फिर बात करते हैं सातवां जो पर्यावरणीय मुद्दा है, वो है जल आपूर्ति।
जल आपूर्ति। तो जल एक चक्रीय संसाधन है, परंतु विश्व में इसका वितरण एक समान नहीं है। देश के भीतर और पड़ोसी देशों के बीच जल संबंधी हिस्सा काफी समय से चली आ रही है, यानी कि पड़ोसी देशों के साथ में भी जल संबंधी हिंसा हो रही है, और हमारे देश के भीतर भी जल संबंधी हिंसा काफी समय से चली आ रही है। अफ्रीका के विभिन्न देशों में जल संबंधी भू क्षेत्र के स्वामियों की समस्या खड़ी कर दी है। विकराल रूप धारण कर लेते हैं ये। और मध्य पूर्वी देशों में आमतौर पर यह कहा जाता है कि भविष्य में युद्ध तेल के लिए नहीं बल्कि जल के लिए लड़े जाएंगे। विश्व की 11% जनसंख्या के लिए पेयजल प्राप्त करना बहुत ही कठिन कार्य है। भारत में महाराष्ट्र सहित राजस्थान में तमिलनाडु तक बहुत से राज्यों में पर्याप्त जल नहीं मिलता है। मनुष्य एवं पशुओं को जल उपलब्ध कराने के लिए जल का संरक्षण आवश्यक है, जिसके लिए हमारी परंपरागत विधियां काफी कारगर हैं। इनमें सीढ़ीदार कुएं हो सकते हैं, भूमिगत तालाब महत्वपूर्ण हैं। मध्य पूर्व के देशों में समुद्र जल का यहाँ पर विलवणीकरण महत्वपूर्ण उपाय है, परंतु इन पर बाढ़ और चक्रवात जैसे आपदाओं का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में पेयजल यहाँ पर दूर स्थित प्रदेशों से प्राप्त करना पड़ता है। भारत में कमजोर मानसून और सूखे की स्थिति एक सामान्य बात हो गई है, तथा भविष्य में इनकी प्रवृत्ति और विकराल में यहाँ पर भविष्य में इनकी प्रवृत्ति और विकरालता में वृद्धि होने का भय है। उसके बाद में हम बात करते हैं जैव विविधता का ह्रास और इसका संरक्षण। जैव विविधता का ह्रास और इसका संरक्षण हम करते हैं। जैव विविधता का ह्रास तथा इसका संरक्षण। जैसे प्राकृतिक जैव विविधता तथा पौधे एवं जीवों के प्राकृतिक निवास को इनके असंख्य रूपों में सुरक्षित रखना, बचाना, परिरक्षण करना ही इनका संरक्षण है। यह प्राकृतिक संरक्षणों के नैतिक उपयोग और आवंटन का पक्षधर है। पृथ्वी को निवास के योग्य बनाए रखने के लिए ऊर्जा, प्राकृतिक निवास, महासागर, मृदा, भूमि, जल, आर्द्र भूमियां एवं वन्य जीवों का संरक्षण यहाँ पर अनिवार्य है। भविष्य में पृथ्वी पर पर्यावरण एवं स्वास्थ्य की स्थिति पर संरक्षण का महत्वपूर्ण प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा। 21वीं शताब्दी में जैव विविधता की कमी को कम करने के लिए संघर्ष करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। भारत जैव विविधता की दृष्टि से बहुत धनी देश है, परंतु विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा के कारण विकास एवं आधुनिकीकरण से बहुत सी जैव विविधता का विनाश होने का भय है। किसी को कुछ प्रजातियों की हानि और वन प्रदेश के विनाश के बाद में चिंतित होने की क्या आवश्यकता है। पहली नज़र में यहाँ पर हम बात करें, प्राकृतिक संपदा का विनाश कोई गंभीर समस्या नहीं है जिसका लेखा जोखा किया जाए, परंतु परिस्थितीय अर्थशास्त्री का मानना है कि अर्थशास्त्र के परंपरागत सिद्धांत और पर्यावरण पर लागू नहीं होते हैं। उनका विचार है कि पारिस्थितिकी तंत्र को अर्थशास्त्र का एक उप विभाग माना जाए, इसे प्राकृतिक पूंजी के रूप में मान्यता दी जाए। इस दृष्टि से पर्यावरण एक सेवा भी है और पूंजी भी। विशेषज्ञों एवं आलोचकों ने यहाँ पर विश्व के पारिस्थितिकी तंत्र के मूल्यांकन की आवश्यकता पर बल दिया है। तभी किसी प्रदेश के जैव विविधता हॉटस्पॉट और अन्य पारिस्थितिकी तंत्रों को असली मूल्य में समझ में आएगा। 1997 में पर्यावरण के द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं से संबंधित अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिक इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि इनका मूल्य 33 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो विश्व की कुल जीडीपी का दुगना है। फिर हम बात करें आनुवांशिकी संदूषण। नौवां पॉइंट है यहाँ पर आनुवांशिकी यानी आनुवांशिक संदूषण। आनुवांशिक संदूषण में क्या होता है, यानी कि जेनेटिक कंटेनमेंट्स जो होते हैं आनुवांशिक संदूषण। प्राकृतिक जीवों में अनियंत्रित आनुवांशिक प्रभाव से आनुवांशिक संदूषण होता है। यह प्राय आक्रमणकारी जीवों के अंतर्बाह्य और आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा जानबूझकर किए गए पौधे एवं जीवों के अंतर्बाह्य से होता है। इसमें जीन मूल तनुकृत हो जाता है। यहाँ पर जीन मूल क्या हो जाता है, तनुकृत हो जाता है, यानी डाइल्यूट हो जाता है। और आनुवांशिक प्रदूषण होता है। आनुवांशिकी विधि से
संशोधित फसलें यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जीवों के संकर से पैदा की जाती हैं। इनके संबंध में बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। उन्हें प्राकृतिक के विपरीत एवं जैव विविधता के लिए हानिकारक माना जाता है। इससे लोगों की भोजन संबंधी प्राथमिकता और उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है। एक शाकाहारी व्यक्ति वेगन में मछली के अनुवंश को पसंद नहीं करता और जनसाधारण की मांग है कि हर प्रकार के जीएम भोजन पर लेबल लगाया जाए ताकि उपभोक्ता के पास विकल्प की सुविधा हो। वैज्ञानिकों में जीएम भोजन के संबंध में पूर्ण सहमति नहीं है। वैज्ञानिकों में भी यहाँ पर जीएम है जो जेनेटिक यहाँ पर मॉडिफाइड जो क्रॉप हैं वो उनके लिए यहाँ पर पूर्ण रूप से सहमति नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए सुनहरी चावल जो गोल्डन राइस है, ये फिलीपींस में पैदा किया जाता है। इसमें विटामिन ए होता है, परंतु पर्यावरणीय विदों के अनुसार इनके सेवन से आंखों की ज्योति है नष्ट हो जाती है। इसे यहाँ पर डैफोडिल पौधे और मृदा जीवाणु के जैविक मिश्रण से तैयार किया जाता है। फिर बात करते हैं संसाधनों का कमी। जैसे यहाँ पर बात करें संसाधनों की कमी, प्राकृतिक संसाधनों के अति शोषण से इनका बड़े पैमाने पर कमी हुआ है। भौम जल के अधिक प्रयोग और पशुओं के द्वारा अति चराई एवं मत्स्य संसाधनों का अति शोषण, अति खनन क्रिया आदि से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र खंडित हो जाने का भय है। विकास की होड़ में मनुष्य ने भूमि व जल जैसे बहुमूल्य संसाधनों का अति शोषण किया है और इसने नैतिक खपत और भोजन एवं अन्य संसाधनों की बर्बादी को यहाँ पर निरुत्साहित करने की विचारधारा को जन्म दिया है। हम बात करें संपोषणता। संपोषणता होती है सस्टेनेबिलिटी, यानी सस्टेनेबिलिटी संपोषणता की बात करते हैं। ये 11वां मुद्दा है पर्यावरण का, संपोषणता। संपोषणता यानी वैज्ञानिक आंकड़ों से विदित होता है कि मानव जाति पृथ्वी पर इसकी वहन क्षमता से अधिक भार डाल रही है। पारिस्थितिकी संसाधनों की काफी कमी है जिसे अपोषणीय ढंग से पूरा किया जा रहा है। वर्तमान पीढ़ी के संसाधन अपने समय से पहले ही शोषित किए जा चुके हैं। हम अपनी भविष्य की पीढ़ियों के हिस्से के संसाधन का शोषण कर रहे हैं और संपोषणता समाज के पर्यावरणीय स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, सांस्कृतिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करती है। मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंध पोषणीय विकास का महत्वपूर्ण पहलू है। यह पारिस्थितिक अर्थशास्त्र के विभिन्न पहलुओं से यहाँ पर संबंधित है। आर्थिक विकास के साथ ही पर्यावरण का अवनमन यहाँ पर अवनयन हुआ है और यह वर्तमान समय की बहुत बड़ी चुनौती है। असली उन्नति तब होती है जब पर्यावरण की न्यूनतम क्षति के साथ आर्थिक विकास हो। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें पर्यावरण के अनुकूल जीवन पद्धति को अपनाना होगा। प्राकृतिक संसाधनों की क्षतिपूर्ति उनके शोषण से अधिक करनी होगी और इससे परिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में सहायता मिलेगी। फिर आता है सिलिकॉन युग में ठोस अपशिष्ट की बात करते हैं। ये भी पर्यावरण मुद्दा है। कौन सा? सिलिकॉन युग में ठोस अपशिष्ट। सिलिकॉन युग में ठोस अपशिष्ट। तो सिलिकॉन युग में ठोस अपशिष्ट किस तरीके से प्रॉब्लम कर रहे हैं, परेशानी कर रहे हैं यहाँ पर। आज का युग उपभोक्ता का युग है और प्रौद्योगिकी विकास के इस युग में हम प्राकृतिक संसाधनों का आवश्यकता से अधिक प्रयोग कर रहे हैं। आधुनिक समाज की प्रयोग करो और फेंको यानी यूज एंड थ्रो की आदत से बहुत सा वह अवशिष्ट पदार्थ पैदा हो जाता है जिसे आसानी से समाप्त किया जा सकता है। और पुराने यहाँ पर बहुत सा अवशिष्ट पदार्थ है ऐसा पैदा हो जाता है जिसे आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता, या फिर ऐसा पदार्थ यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है जिसे आसानी से समाप्त किया जा सकता है। ऐसा अवशिष्ट पदार्थ भी यहाँ पर पैदा हो जाता है। और पुराने जमाने में विलास की समझी जाने वाली वस्तुएं आज आवश्यकता की वस्तुएं बन गई हैं और यह अभी कभी न समाप्त होने वाला चक्र है। विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि एक व्यक्ति जितना अधिक धनी होगा उतना ही अधिक अवशिष्ट पदार्थ पैदा करेगा। छोटे नगरों की अपेक्षा बड़े नगरों में प्रति व्यक्ति अधिक अवशिष्ट पदार्थ पैदा किया जाता है।
ठोस अपशिष्ट पदार्थ का प्रबंधन एक गंभीर समस्या है। यदि हमने अपनी जीवन पद्धति में मूलभूत परिवर्तन नहीं किए, तो यह भविष्य में और जटिल समस्या बन जाएगी। नगरीय अपशिष्ट पदार्थ कई वस्तुओं का मिश्रण है, जिनमें कागज, प्लास्टिक, कपड़ा, धातु, शीशा और जैव पदार्थ महत्वपूर्ण हैं। ये पदार्थ घरों, व्यापारिक संगठनों, बाजारों आदि द्वारा पैदा किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक, बायोमेडिकल, रेडियोधर्मी, इलेक्ट्रॉनिकी, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल आदि अपशिष्ट पदार्थों भी पैदा किए जाते हैं। इनका प्रबंधन इस बात पर निर्भर करेगा कि हम अंतरिक्ष युग या सिलिकॉन युग के बाद किस युग में प्रवेश करेंगे। फिर यहाँ पर अगला पॉइंट आता है, 13वां पॉइंट जो पर्यावरणीय मुद्दे का है, वो है पर्यावरण तथा खनन। पर्यावरण तथा खनन। तो पर्यावरण तथा खनन की बात करते हैं। पर्यावरण तथा खनन उद्योगों के बीच चिरकाल से खींचातानी चली आ रही है। भविष्य में यह संघर्ष और भी तेज हो सकता है। खनन से पर्यावरण को यहाँ पर अत्यधिक प्रदूषण होता है। और बात करें हम खानों के निकट यहाँ पर वायु, जल, भूमि और ध्वनि प्रदूषण बड़ी मात्रा में होता है, जिससे लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और ये क्षेत्र मानव निवास के योग्य नहीं रहता है। खनन से बड़ी संख्या में लोग हैं विस्थापित हो जाते हैं, जिनके पुनर्वास पर अपार धन राशि व्यय होती है। खनन के प्रत्येक चरण में वायु को दूषित करने वाले पदार्थों का उत्सर्जन होता है। ये पदार्थ वायु में प्रवेश करके उनका प्रदूषण करते हैं और वायु प्रदूषण की प्रक्रिया खनिजों की खोज, विकास, निर्माण और परिचालन के समय अधिक होती है। खनन से बहुत सी रेत, मिट्टी आदि पैदा होती है, जिन्हें वायु उड़ा करके दूसरे स्थानों पर ले जाती है और वहां भी प्रदूषण हो जाता है। खनन का जल की गुणवत्ता पर यहाँ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सतही एवं भौम जल का इतना प्रदूषण हो जाता है कि यह मानव द्वारा प्रयोग के लिए उपयोगी नहीं रहता है। खनन से पैदा होने वाला प्रदूषित जल धरातल पर शेष जल को प्रदूषित कर देता है और जलीय एवं धरातलीय वन जीवों को हानि पहुंचाता है। खनन से भूमि का भी बड़े पैमाने पर प्रदूषण होता है। इससे मृदा एवं वनस्पति का विनाश होता है। खनन के समय खनिजों के साथ साथ खानों ने बड़ी मात्रा में रेत, मिट्टी और निकलते हैं यहाँ पर, जिन्हें खानों के निकट ही धरातल पर फेंक दिया जाता है। इससे विस्तृत क्षेत्र प्रदूषित होता है। मानव उपयोग के लिए लंबी अवधि तक ये अयोग्य हो जाता है। खनन के दौरान ध्वनि प्रदूषण भी बहुत अधिक होता है। खनन प्रक्रिया में विस्फोटक पदार्थों से चट्टानों को तोड़ा जाता है और बड़ी बड़ी मशीनों से खनन के विभिन्न कार्य किए जाते हैं। इससे ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होती है। मानव तथा पशु पक्षी यहाँ पर प्रभावित होते हैं। फिर हम बात करें ऊर्जा एवं पर्यावरण की। ऊर्जा एवं पर्यावरण। वर्तमान प्रौद्योगिकी युग में मानव की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं कभी नहीं पूरी होने वाली। विश्व में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत खनिज तेल है, जिसके पश्चात कोयला और प्राकृतिक गैस के स्थान हैं। खनिज तेल एवं कोयला यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और विश्व में इन्हीं का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। ऊर्जा के इन जैव स्रोतों से पर्यावरण का बड़े पैमाने पर प्रदूषण होता है। भारत में कोयले का विशाल भंडार है और वर्तमान खपत की दर से यह 200 वर्षों तक चल सकता है, परंतु जैव ऊर्जा के उपयोग से भूमंडलीय जो ऊष्मीकरण को बढ़ावा मिलता है। अतः विश्व के लिए परिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण यानी इको फ्रेंडली ऊर्जा के प्रयोग से उन्नति करना काफी कठिन हो जाता है। नाभिकीय ऊर्जा जैसी स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का भी काफी विरोध हो रहा है, क्योंकि इसमें रेडियोधर्मी प्रदूषण का भय रहता है। भारत में कुदानकुलम और जापान में फुकुशिमा के विरुद्ध लोगों ने काफी प्रदर्शन किया है। सौर ऊर्जा का एक अच्छा विकल्प है, परंतु ऊर्जा के इस स्रोत का पर्याप्त विकास अभी नहीं हो पाया है। सौर ऊर्जा को युद्ध स्तर पर विकसित करने की आवश्यकता है। जिन इलाकों में सूर्य ताप पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, उन इलाकों में इसका उपयोग अनिवार्य कर देना चाहिए। पवन ऊर्जा भी स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा है, जिसके प्रयोग से पर्यावरण की सुरक्षा की जा सकती है। इस ऊर्जा के उत्पादन एवं उपयोग की दृष्टि से तमिलनाडु, राजस्थान, केरल और गुजरात में कुछ प्रगति हुई है, परंतु अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ज्वारीय ऊर्जा के संबंध में भारत में कोई नीति नहीं है, यद्यपि गुजरात ने ज्वारीय ऊर्जा के विकास में कुछ कदम उठाए हैं। आज के युग में सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का अधिकाधिक विकास किया जाए और इन्हें जनसाधारण को उचित दामों पर उपलब्ध कराया जाए। जैसे मान लो
कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन सा मंडल है पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो पर्यावरण के मंडल की अगर बात करें यहाँ पर, जैसे 4 मंडल हमारे पास में बताए गए हैं पर्यावरण के, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। तो जैव मंडल है पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण बताया जाता है। कौन सी संस्था है पर्यावरण से संबंधित है? तो संस्था की बात करें तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। ये मानचित्रों की रचना से संबंधित है। जो भी भारतीय सर्वेक्षण विभाग है मानचित्रों की रचना करता है। बाकी पर्यावरण से संबंधित हमारी भारतीय वन्यजीव संस्थान हो जाएंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र हो जाएंगे। पर्यावरण यानी भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान है, वो भी हमारा पर्यावरण से संबंधित हो जाएगा। पर्यावरण को परिभाषित कीजिए और इसके घटकों का उल्लेख कीजिए। जैसे पर्यावरण के घटक क्या हैं? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल का उल्लेख हम कर सकते हैं। पर्यावरण के मुख्य मुद्दे क्या हैं? किन्हीं 2 मुद्दों का वर्णन करिए। तो पर्यावरण के टोटल कितने मुद्दे देखे हमने? 14 मुद्दे देखे हैं। जैसे कि ये सारे हम देख लेंगे। जनसंख्या विस्फोट है, प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। प्रदूषण में वृद्धि कौन कौन से में? वायु, भूमि और जल में प्रदूषण वृद्धि हो रही है। जैव विविधता की कमी, इसका संरक्षण, आनुवांशिक संदूषण, संसाधनों की कमी, संपोषणता, ऊर्जा एवं पर्यावरण, पर्यावरण तथा खनन, सिलिकन युग में ठोस अपशिष्ट, जल आपूर्ति, जल और सैनिटेशन की स्थिति, जल स्वास्थ्य, आईपीसीसी जो भी है हमारा पास में इंटर गवर्नमेंट पैनल, ये कमेटी बनाई गई है, और जलवायु परिवर्तन और वनोन्मूलन। तो इस तरीके से ये पर्यावरण के मुद्दे हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। ये आईपीसीसी क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। पर्यावरण के ये परिचय हो जाता है हमारा। इकोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी परिस्थिति के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।